नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के डीजी अपडेट सीरीज में। न्यूज की शुरुआत आज करते हैं जो कि एक्चुअल में कल की ही न्यूज है। कल रात को दोस्तों इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने मिलकर सहायक एनजी जो कि एक ड्रॉपेबल कंटेनर है, इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया था। ये सहायक एनजी जो है ये अपग्रेडेड वर्जन है सहायक ड्रॉपेबल कंटेनर का। ये जो सहायक कंटेनर है ये बेसिकली जो नेवी की ऐसे शिप होते हैं जो कि समुद्र के बीचों बीच में होती हैं, उनकी जरूरत का सामान फ्लाइट से गिराया जाता है इसे, और फिर वो सामान जो है वो इंडियन नेवी की शिप, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट जो भी चीजें हैं उन तक पहुंचती हैं। इसके साथ ही साथ आज ऐसी न्यूज आई है कि इंडियन ओशन रीजन में चाइना ने 1 दर्जन से ज्यादा, लगभग 12 से 14 की क्वांटिटी में अंडर वाटर ड्रोन को इंडियन ओशन रीजन में छोड़ा हुआ है, जिससे कि वो भारतीय नौसेना की निगरानी कर सके। या फिर वैसे अगर आप चाइना से पूछोगे तो वो कहेगा कि हम ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ओशियनोग्राफी कर रहे हैं, ओशियन में खोज कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में इन सब के साथ एक बड़ा एम इंडियन ओशन में रहने का चाइना का ये हो सकता है कि वो इंडियन ओशन में भारत की जो नौसेना की एक्टिविटी है उस पे ध्यान रख सके। तो ये बेसिकली चाइना की करंट की हरकत है। इसके साथ ही साथ फिलीपींस के लिए भी चाइना ने कुछ ऐसा ही किया है। इन सब के ऊपर सुबह में ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की बाकी सारी न्यूज पे। तो अगली न्यूज है तुर्की से। तुर्की ने S-400 रशिया से खरीदा था, जिसकी वजह से अमेरिका ने, अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, 1 महीना भी नहीं हुआ इस बात को, अमेरिका ने तुर्की पे सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो अब ऐसी खबर आ रही है कि तुर्की और अमेरिका ने मिलकर एक कमेटी बनाई है जिसमें कि अब ये बातचीत चलेगी कि ये जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उसको किस तरीके से हटाया जा सके या हटाया जाना चाहिए। मतलब हटाना है सैंक्शंस को, इसके लिए ही एक कमेटी बनाई गई है अमेरिका और तुर्की के बीच में। तुर्की ने ये काम किया, चलो ठीक है, समझ में आता है भाई, कोई कंट्री नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर सैंक्शंस लगे। लेकिन अमेरिका जिसने अभी कुछ दिनों पहले ही सैंक्शन लगाया है, वो इस तरह के लोगों को अलाउ कर रहा है, इस तरह की कमेटी बनाने में सहयोग कर रहा है टर्की का, ये थोड़ा सा समझ के बाहर है। हालांकि यहाँ पे एक आप थोड़ी सी चीज पे लेके क्लैरिटी ये समझ सकते हो कि 21 दिनों बाद, आज से 21 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बदल जाएगी और तुर्की के करंट के एडमिनिस्ट्रेशन या प्रेसिडेंट का ये मानना है कि जो बाइडन जो है उनके रहते हुए तुर्की और अमेरिका के रिश्ते ज्यादा अच्छे होंगे। तो हो सकता है कि तुर्की की एक चाल हो, एक तरीका हो जिसके थ्रू तुर्की अब ये देख रहा हो कि 21 दिन बाद तो भाई बदल ही जाने वाले हैं प्रेसिडेंट अमेरिका के, तो अब हो सकता है जो बाइडन के नेतृत्व में ये कमेटी के थ्रू ये जो सैंक्शंस तुर्की पे लगे हैं वो हट जाएंगे और इससे टर्की की बाकी बहुत सारी और भी मुश्किलें आसान होंगी अगर ये सैंक्शंस हट जाते हैं तो। अगली न्यूज है ईरान से। तो आपको अगर याद हो तो 3 जनवरी 2020 ये वो दिन था जब अमेरिका ने एक ड्रोन स्ट्राइक या ड्रोन अटैक के थ्रू आप कह सकते हैं ईरान के कासिम सुलेमानी को निपटा दिया था। लेकिन ये जो कासिम सुलेमानी है, इन्हें ईरान में काफी रिस्पेक्टेड नजरिए से देखा जाता है। वहां की गवर्नमेंट से लेकर वहां की जनता तक कासिम सुलेमानी को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से देखती है, एक अच्छा आदमी समझती थी। तो उसकी वजह से पुराने समय में बहुत कुछ हुआ था। तो अब 3 जनवरी क्योंकि फिर से आने वाला है 2021 में ही, जो कि 2-3 दिन बाद ही होगा, तो यहाँ पे अमेरिका ने अपने सेंट्रल कमांड से कई सारे B-52H बॉम्बर्स को हटा के, अपने सेंट्रल कमांड की लोकेशन से हटा के मिडिल ईस्ट में रख दिया है। ये जो बॉम्बर्स हैं ये अमेरिका ने, वैसे अमेरिका के स्टेटमेंट में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि उसने क्यों मूव किया है, उसने सिर्फ अमेरिका की ओर से ये स्टेटमेंट पास किया गया है कि हम सिर्फ दुनिया को ये कैपेबिलिटी अपनी दिखाना चाहते हैं कि जरूरत पड़ने पर हमारे बॉम्बर्स तुरंत यहां से वहां मूव कर सकते हैं। और मिडिल ईस्ट में आने का मतलब है ईरान के लिए खतरे की घंटी। अमेरिका को कहीं ना कहीं ऐसी खबर है कि 3 तारीख, जो कि आने ही वाला है 2 दिन बाद, तो 3 तारीख को ईरान हो सकता है कासिम सुलेमानी की एनिवर्सरी, जो डेथ एनिवर्सरी है, उसमें कुछ करे। मतलब डायरेक्टली वो अमेरिका में तो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन इराक में जाके कुछ करे अमेरिकन एम्बेसी पे या बाकी किसी जगह पे। तो उसके लिए अमेरिका शुरू से ही एक दबाव, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है इन बॉम्बर्स को मिडिल ईस्ट रीजन में उतार के, जो कि ईरान के लिए ऑटोमेटिकली एक वार्निंग बन जाती है। अगली न्यूज पे बढ़ने से पहले मैं कल वाली वीडियो में बताए गए एक टॉपिक को क्लियर करना चाहता हूं। कल मैंने बताया था कि पाकिस्तान में JF-17 ब्लॉक 3 के कुछ वर्जन्स को आज शामिल किया गया है, लेकिन ऐसी खबर अब आई है, ज्यादा क्लियर हुआ मीडिया में आने के बाद,
कि एक्चुअल में पाकिस्तान में जो JF-17 के वर्जन्स को शामिल किया गया है वो ब्लॉक 3 नहीं बल्कि ब्लॉक 2 वर्जन है। एक्चुअल में मैंने जहां से ये खबर निकाली थी वो दरअसल ट्विटर के एक यूजर थे जो कि एक पाकिस्तानी यूजर थी और वहां की वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट था उनका और मतलब पाकिस्तान की जर्नलिस्ट उसने ब्लॉक 3 लिखा तो मुझे लगा कि वहां की न्यूज गलत हो नहीं सकती, इसलिए मैंने ब्लॉक 3 बता दिया था। लेकिन अब मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। बहरहाल आपको मैंने क्लियर कर दिया कि वो ब्लॉक 3 नहीं था, ब्लॉक 2 था। उसकी फर्स्ट फ्लाइट ऑलरेडी पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर करा रखी हुई है, तो उसे भी जल्द ही वो लोग शामिल कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सब कुछ देख के हमारे इंडियन एयरफोर्स भी तेजस के जो ऑर्डर है वो जल्द से जल्द दे दे तो अच्छा रहेगा। बढ़ते अपनी अगली न्यूज पे जो कि चाइना से ही है। चाइना से ऐसी न्यूज आ रही है कि स्पेन से भेजे गए 29 लोगों को 29 पीपल्स को चाइना ने 14 साल की सजा सुनाई है। यहां पे अब आपको लगेगा न्यूज क्या है, तो न्यूज बेसिकली ये है कि ये जो 29 लोग थे ये लोग एक्चुअल में चाइनीज नहीं है दोस्तों, ये लोग ताइवान के हैं और ताइवान के लोग वहां पे स्पेन में थे। लेकिन स्पेन में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से चाइना ने कहा कि ये लोग क्रिमिनल्स हैं, ये लोग कुछ टेलीकम्युनिकेशंस में क्राइम कर रहे हैं, वहां बैठ के चाइना के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और उनका पैसा लूट रहे हैं। तो स्पेन गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेन गवर्नमेंट क्योंकि वन चाइना पॉलिसी को मानती है तो उसके तहत स्पेन ने उन 29 लोगों को जो कि ताइवान से आए थे उनको उठा के भेज दिया कहां पे, चाइना में। ताइवान ने इसका विरोध जताया है लेकिन अफसोस है कि ताइवान के इस विरोध से किसी देश को कुछ समझ में नहीं आने वाला है, जिसको जो समझ में आता है वो करता है। साथ ही साथ स्पेन इस लिस्ट में अकेला नहीं है बल्कि केनिया है, कंबोडिया है, अर्मेनिया भी है। ये सारी कंट्रीज ऐसा कर चुकी हैं पास्ट में भी कि ताइवान से आए हुए लोगों पे अगर कोई क्रिमिनल चार्जेस चाइना लगा देता है तो वो लोग ऐसे लोगों को उठा के चाइना में भेज देते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों के साथ वहां पे कानून व्यवस्था चाइना में क्या है ये तो आपको पता ही है। तो चाइना के कोर्ट किसी को कोई सजा किसी को कोई सजा दे देते हैं, लेकिन ये चीज सरासर गलत है। अगर आप किसी पर्सन को ताइवान से आने दे रहे हैं तो आपकी अथॉरिटी नहीं बनती है कि उसको आप किसी तीसरे कंट्री में दे दे, आपको उसे ताइवान को ही वापस करना होगा और ताइवान की कोर्ट में या पुलिस कचहरी जो भी हो वो ताइवान में होगा, बाहर नहीं हो सकता। तो इस चीज का ध्यान तो रखना चाहिए, लेकिन भाई दुनिया है होता है। इसके अलावा अगली न्यूज जो है वो इंडोनेशिया से है, लेकिन ये बेसिकली न्यूज नहीं है, ये एक सीख है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की हर इस्लामिक कंट्री एक सी नहीं होती है। इंडोनेशिया का नाम तो आप जानते ही होंगे और उसी तरह आप पाकिस्तान का भी नाम जानते हैं। तो इंडोनेशिया वो देश है दोस्तों जिसके पास इस समय करंट में दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी एक साथ इंडोनेशिया में ही रहती है। इंडोनेशिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है FPI, जिसका मतलब है इस्लामिक डिफेंडर्स फ्रंट। ये जो ग्रुप है इंडोनेशिया का, ये बेसिकली जाना जाता है इंडोनेशिया में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है यानी कि जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उन पे अत्याचार करने के लिए। तो इंडोनेशिया ने इस ग्रुप को बैन कर दिया है इंडोनेशिया की सरकार में। अब आप कहेंगे इसमें मतलब न्यूज क्या है, तो न्यूज यहां पे ये है या कहिए सीख यहां पे ये है पाकिस्तान जैसे देशों के लिए इंडोनेशिया ने यहां पे एक बड़ा काम किया है। कैसे, तो देखिए जब भी आपके कंट्री में कुछ गलत लोग आ गए हैं और आप गलत नहीं हैं तो आप अगले गलत लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये हमारे पे यहाँ पे जो आप कह सकते हैं माइनॉरिटी लोग हैं उनको क्षति पहुंचा रहा है, चोट पहुंचा रहा है या उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं है। तो पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये चीज कर रहे हैं। फिर जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इंडोनेशिया की सरकार ने जैसा किया है, बहुत सारे और भी देश हैं जो इस तरह के डिसीजंस को लेते हैं और इस तरह के ग्रुप्स को बैन करते हैं। तो इंडोनेशिया के इस डिसीजन का हम स्वागत करते हैं। इंडोनेशिया में भी बहुत सारे इंडियन लोग रहते हैं जिनको भी इस तरह के ग्रुप से बहुत कुछ झेलना पड़ता होगा। तो इंडोनेशिया की इस तरह के जो स्टेप है इससे पाकिस्तान जैसी कोई भी कंट्री हो उसको सीखना चाहिए। इवन पाकिस्तान नहीं, अब तो इस लिस्ट में तुर्की का भी नाम आ चुका है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।